हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज उसमें हम भारत का संवैधानिक इतिहास को पढ़ेंगे कि भारत का संवैधानिक इतिहास क्या था। भारत के संवैधानिक इतिहास में मैंने आपको बता दिया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तो तब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा क्या क्या अधिनियम पारित किए गए थे, क्या क्या लगाए गए थे, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो चुका था, एबोलिश हो चुका था, तो डायरेक्ट जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था तो तब क्या क्या अधिनियम पारित हुए थे, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए जितने भी अधिनियम हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे और उनका पोस्टमार्टम करते हुए हर चीज़ को अच्छी तरह जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लेते हैं हम स्टार्टिंग में जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया पर था तो ये आता है आपका 1773 से लेके 1853। 1773 से लेकर 1853 के बीच में जो कंट्रोल कर रही थी इंडिया को, वो कंट्रोल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या क्या अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लगाए गए, वो पहला जो अधिनियम होगा वो होगा पहला अधिनियम आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग अधिनियम। (1773) का रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम में क्या हुआ था? ये हुआ था यहाँ से जो स्टार्टिंग हुई थी, जो प्रारंभ हुआ था, यहाँ से प्रारंभ हुआ था आपका केंद्रीयकरण का, यानी कि सेंट्रलाइज्ड केंद्रीयकरण की यहाँ से क्या हो गई थी? स्टार्टिंग हो गई थी। केंद्रीयकरण क्या होता है? जैसे आपके पास दो चीज़ होती है, एक होती है आपके पास केंद्रीयकरण, एक होता है आपके पास विकेंद्रीकरण। केंद्रीयकरण में क्या होता है? केंद्रीयकरण में जो पावर होती है नियम बनाने की या नियमों को इम्प्लीमेंट करने की, वो पावर एक ही के हाथ में होती है, यानी कि सिर्फ सेंटर के। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से होता है आपका केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है जब पावर का डिवीज़न किया जाता है। पावर का डिवीज़न यानी कि आपके पास क्या होगा? जैसे आपके पास सेंटर है तो कुछ पावर, कुछ रूल, कुछ कानून बनाने की पावर सेंटर के पास है और कुछ कानून बनाने की पावर स्टेट के पास है। स्टेट, जैसे आपके पास लिस्ट आई थी, स्टेट लिस्ट, जब मैंने आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और फेडरल लिस्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार कानून बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट में दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड वो होता है जहाँ पे कानून बनाने की शक्ति सिर्फ एक ही के हाथ में होती है, यानी कि पूरा का पूरा होल्ड किस में होगा? आपका सेंटर में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है केंद्रीयकरण। अब स्टार्टिंग कैसे हुई हमें ये समझना है। स्टार्टिंग हुई यहाँ से। आपको पता है कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को बदलकर क्या कह दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल अगर नाम दिया है तो इसके हाथ में कुछ पावर भी आई होगी, और पावर क्या होगी आपके पास? पावर ये होगी कि यहाँ पर मुंबई, मद्रास, जो मुंबई मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे जो गवर्नर थे उस गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि पावर अब किसके हाथ में हो चुकी है? पावर हो चुकी है गवर्नर जनरल के हाथ में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्टार्टिंग फेज़ था वो स्टार्टिंग फेज़ केंद्रीयकरण का
स्टार्ट हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए हमने क्या किया, हमने बनाया 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद, 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद, 4 मेंबर बनाए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई 4 मेंबर की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करेगी, ये इसको सलाह देगी गवर्नर जनरल को। और आता है क्वेश्चन कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो था आपके पास वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या थे आपके गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद दूसरा काम क्या किया गया, दूसरा काम किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया आपका 1774 में। और कहाँ पे किया गया, ये किया गया आपका कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को खोला गया। और इसमें क्या था, इसमें एक तो आपका था चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका था, एक मुख्य न्यायाधीश था। और इसके 3 क्या थे, अन्य जजेस, 3 क्या थे, अन्य जज। नाम आ जाता है एग्ज़ाम में कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो कौन थे, वो थे आपके एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। और 3 जज कौन कौन से थे, 3 जज हमारे पास थे, एक थे आपके चैम्बर, दूसरे जज थे हमारे पास लेमिस्टर, और तीसरे जज थे हमारे पास हाइड। आज जो करंटली हमारे पास, अगर हम करंट की बात करें तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और आपके पास कितने जज हैं, 33 जज हैं आज के करंटली पीरियड में। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड काम क्या किया गया इस अधिनियम के तहत, जो भी आप रिश्वत ले रहे थे, उपहार ले रहे थे और निजी व्यापार, उस सभी पर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। उन सभी को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। चौथा काम क्या हुआ इसमें, चौथा काम क्या हुआ कि 20 वर्षों के लिए जो हमारी एलिजाबेथ से 15 वर्षीय चार्टर हुआ था कि आप 15 साल तक आप व्यापार कर सकते हो, उसे अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया, व्यापार करने का अधिकार दिया। तो ये हुआ था हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को रेस्पॉन्सिबल कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। उनके लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य जज थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड इनके 3 अन्य जज थे। रिश्वत, उपहार और निजी व्यवहार को बिल्कुल बैन कर दिया गया और 20 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार और बढ़ा दिया गया। तो ये हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे 1781 का बंदोबस्त एक्ट। दूसरे नंबर पे जो एक्ट आता है वो आता है 1781 का बंदोबस्त एक्ट या बंदोबस्त अधिनियम। 1781 के बंदोबस्त अधिनियम में क्या किया गया, इसमें किया गया कि जो आपके गवर्नर जनरल है, गवर्नर
जर्नल व जो उनकी कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं, कार्यकारी परिषद के सदस्य, उनको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से क्या रखा गया, बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर, क्षेत्र अधिकार से बाहर, यानी कि गवर्नर जनरल अगर कोई करता है किसी तरह का भ्रष्टाचार या कोई ऐसी गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी रूल, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इस पर कोई भी केस नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया इसमें, दूसरा बंदोबस्त किया गया कि जो आपके रेवेन्यू सिस्टम थे, रेवेन्यू सिस्टम क्या थे, यानी कि जो आपकी इनकम हो रही थी कर से, उसको भी क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर किया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर। क्षेत्र अधिकार से उनको क्या किया गया, बाहर किया गया। तीसरा क्या कहा गया, तीसरा काम हुआ जो भी बंगाल के निवासी थे, बंगाल के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार के अधीन। तो दो को हमने बाहर रखा, गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के जो सदस्य उनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा, और जो आपके रेवेन्यू सिस्टम है, टैक्स वगैरह है, जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस चीज़ को भी आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं याचिका दायर नहीं कर सकते। इसके बाद बंगाल के निवासी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार के अधीन कर दिया गया, क्योंकि बंगाल के निवासियों के कोई भी डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरी फोर्थ काम क्या किया गया, जो आपकी प्रांतीय न्यायालय थे, प्रांतीय न्यायालय, जो आपके प्रांतीय न्यायालय थे वो, उनके बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या उसमें कोई भी केस होता है तो वो डायरेक्ट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करेंगे, रिट नहीं लगाएंगे, वे रिट लगाएंगे आपके, कहाँ पे रिट लगाएंगे, वे लगाएंगे आपके कार्यकारी परिषद। यानी कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर की, वहाँ पे ये क्या करेंगे, ये अपनी रिट को दायर कर सकेंगे। तो कुछ कंडीशन, कुछ बंदोबस्त किए गए, कुछ कंडीशन लगाई गई, वो लगाई गई 1781 के बंदोबस्त अधिनियम सेटलमेंट एक्ट में। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या होगा हमारे पास, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी गई। कैसे तोड़ दी गई, यहाँ पे जो है राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य, उन दोनों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य के लिए जो बनाया गया वो बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वाणिज्यिक कार्य के लिए जो बनाया गया वो बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो राजनीतिक कार्य में हम क्या लेंगे, जैसे राजनीतिक कार्य में हम जो लेंगे
मिलिट्री से संबंधित कोई भी कानून होगा वो किसके हाथों में चला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। सिविल के जितने भी काम होंगे वो किसके हाथ में चला गया, वो चला गया आपके पास। और आपके पास रेवेन्यू, टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करने का काम वो किसके हाथ में चला गया, आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। तो जो आपका वाणिज्यिक व्यापार वाला संबंधी मामला है वो डायरेक्ट किसके हाथों में चला गया, वो चला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में। इसके लिए क्राउन ने क्या काम करा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्यों की नियुक्ति की। 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा नियुक्त किया गया। 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया। तो आपको इस वजह से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ जो हमारे गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को दी गई वीटो पावर। वीटो पावर। दूसरा काम क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजधानी है वो राजधानी घोषित कर दी गई कलकत्ता को। कहाँ पे घोषित कर दी गई, कलकत्ता में उसकी राजधानी को घोषित कर दी गई। और लास्ट का काम क्या किया गया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें हमारे सदस्य कितने थे, 4, उन्हें घटा के कितना कर दिया गया, 4 सदस्यों को घटा के कितना कर दिया गया, 3 सदस्यों की कार्यकारी परिषद कर दी गई। तो ये हुआ था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद बात करते हैं हम 1786 का अधिनियम। चौथा हो जाएगा आपके पास 1786 का अधिनियम। बंगाल जो हमारा गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को हटाया गया, उसकी जगह लाया गया कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन गवर्नर जनरल बनने से पहले कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। वे 2 शर्तें क्या थी, पहली शर्त ये रखी कि उसे जो है क्या बनाया जाए, आपको चीफ इन कमांडर यानी कि सेना का सेनापति। उसको क्या नियुक्त किया जाए, सेनापति। क्योंकि अगर आपके पास मिलिट्री पावर पूरी आ जाएगी तो इसका मतलब आपका अधिकार ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली उसने कंडीशन यही रखी थी कि मुझे चीफ इन कमांडर बनाया जाए, यानी कि सेनापति बनाया जाए। दूसरी शर्त क्या रखी थी, दूसरी शर्त ये रखी थी कि जो आपके कार्यकारी परिषद के निर्णय हैं, कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको रद्द करने का अधिकार हो, निर्णयों को ना मानने का या रद्द करने का अधिकार हो, रद्द करने का अधिकार हो। तो ये 2 शर्तों के साथ कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पद संभाला था। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है 1786 का अधिनियम। बात करते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर आ जाएगा 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम, इसमें कुछ नहीं किया गया, बस 2 बातें हुई 1793 के अधिनियम में। 20 वर्षों तक जो हमारी मोनोपोली थी
या एकाधिकार था उसको बढ़ाया गया। व्यापार का एकाधिकार बढ़ाया गया कि आप 20 और अगले 20 सालों तक क्या कर सकते हो, इंडिया में व्यापार कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या की गई, दूसरी कंडीशन ये की गई कि जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य है का जो भुगतान या पेमेंट वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इनको जो सैलरी दिया जाएगी, उनको जो सैलरी दी जाएगी वो सैलरी कहाँ से होगी, वो भारतीय राजस्व यानी कि इंडियन जो आपका राजस्व है उससे उसको दी जाएगी। ये किया गया था 1793 के अधिनियम में। बात करते हैं सिक्स्थ क्या हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा आपके पास 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया कि जो आपका एकाधिकार था, मोनोपोली थी, उसको बंद कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। बस सिर्फ 3 चीज़ों पर इनको एकाधिकार को रखा, मोनोपोली को रखा। वो कौन सी थी, चाय, अफीम और चाइना के साथ। चाय, अफीम और चाइना के साथ आप चाय के साथ व्यापार कर सकते हो, अफीम से व्यापार कर सकते हो और चाइना के साथ ही सिर्फ व्यापार कर सकते हो। बाकी आप किसी भी चीज़ के लिए व्यापार नहीं कर सकते हो। तो ये मोनोपोली को क्या कर दिया था, एकाधिकार को ख़त्म कर दिया था। जब एकाधिकार ख़त्म कर दिया था तो क्या हुआ, जो आपके अन्य व्यापारी थे वो भारत के लिए व्यापार का रास्ता खुल गया। व्यापार का रास्ता खुल गया यानी कि अन्य व्यापारी भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। तीसरा काम क्या किया गया, तीसरा काम किया गया ईसाई मिशनरी। ईसाई जो मिशनरी थी, भारत बुलाया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत जो है इंडिया में बुलाया गया। वो क्यों बुलाया गया, उसका कारण क्या था, उसका कारण था कि आप यहाँ के लोगों के जो धर्म है उसको परिवर्तन करके किस में परिवर्तन करो, उसका परिवर्तन करो ईसाई क्रिश्चियंस में, उन्हें क्रिश्चियनिटी में बदलो। तो ये उनका मेन क्या था, टारगेट था। इसलिए जो इतनी भी ईसाई मिशनरी थी उनको भारत बुलाया गया। और जब भारत बुलाया गया तो इसके लिए वे थे पढ़े लिखे लोग, यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो इसलिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए, शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का कि आप शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करोगे। तो ये क्या कहा है, इस एक्ट के तहत योग चीज़ें कही गई। तो पहला काम क्या किया गया, एकाधिकार को ख़त्म किया गया। दूसरा काम क्या किया गया, अन्य व्यापारी व्यापार के लिए रास्ता खुल चुका था। ईसाई मिशनरी को भारत बुलाया गया और शिक्षा पे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का आदेश दिया। तो ये हुआ था आपके पास 1813 के चार्टर अधिनियम में। अब बात करते हैं 1813 के बाद आएगा आपके पास 1833 का चार्टर अधिनियम। सेवन्थ नंबर पर आएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वो क्या था, वो आपका फुल सेंट्रलाइज था, यानी कि पूरी तरह केंद्रीयकरण आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था।
इसको हम क्या लिखेंगे, पूर्ण रूप से केंद्रीयकरण। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, केंद्रीयकरण की सिर्फ स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन अगर पीक पॉइंट पर था सेंट्रलाइज तो वो था 1833 के चार्टर अधिनियम में। पूर्ण रूप से केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइज का पीक पॉइंट केंद्रीयकरण। ये केंद्रीयकरण किस लिए था पीक पॉइंट पे, इसलिए था क्योंकि जो हमारे गवर्नर जनरल थे, जो हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। अब आप यहाँ से देख के समझ गए होंगे, पहले पावर सिर्फ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे उसके अधीन कर दिया गया था, लेकिन अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका मतलब पावर किसके हाथ में आ चुकी है, पूरी की पूरे इंडिया की पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में आ चुकी है, गवर्नर जनरल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से क्या हो गया था, सेंट्रलाइज हो गया था, केंद्रीयकरण हो चुका था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था, वो बना था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग हमारा जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। वारेन हेस्टिंग जो बना था वो बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, और विलियम बेंटिंग जो बना वो बना भारत का गवर्नर जनरल। बात करते हैं ये था गवर्नर जनरल और ये था आपका गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये भारत का गवर्नर जनरल था। बंगाल के गवर्नर जनरल ने कोई नियम बनाए होंगे, कोई कानून बनाए होंगे, उन कानून को क्या कहा गया, उन कानून को कहा गया नियामक, यानी कि रेगुलेटरी। और जो गवर्नर जनरल नियम और कानून बनाएगा उनको कहा गया अधिनियम। तो ये क्या हुआ था, ये हुआ था आपके पास 1833 के चार्टर अधिनियम में कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बने कानून को नियामक कहा गया और भारत के गवर्नर जनरल के बने कानून को क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। दूसरी बात क्या की गई थी, दूसरी बात ये की गई थी कि पूरे भारत के लिए, जब भारत का गवर्नर जनरल एक हो चुका है पूरे भारत का, तो इसके लिए क्या कर दिया गया, संपूर्ण बजट, यानी कि पूरे भारत के लिए संपूर्ण बजट एक कर दिया गया। अब जो बजट आएगा पूरे भारत का, एक ही बजट आएगा, संपूर्ण बजट। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद किया गया जो हमारी 4 सदस्यों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थी, 4 सदस्यों से घटा के 3 कर दी गई थी, इसे दोबारा 3 से 4 कर दी गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या, मेंबर की संख्या फिर अगेन दोबारा क्या कर दी गई, 4 कर दी गई। इसके बाद फिर क्या किया गया, इसके बाद क्या गया, सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या कर दिया गया, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता कर दी गई। और खुली प्रतियोगिता कहाँ होती थी, ये होती थी लंदन के हैरी बेरी कॉलेज। लंदन के हैरी बेरी कॉलेज में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए
खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कि आप आओ, टेस्ट दो और आप क्या करो, एम्प्लॉय बन जाओ। तो ये किए गए थे 1833 के चार्टर अधिनियम में। अब बात करते हैं, हमारा लास्ट का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का था, 1853 का चार्टर अधिनियम। का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या क्या काम किए गए 1853 के चार्टर अधिनियम में। इसमें जो किया गया, इसमें जो रखा गया बेस, वो बेस रखा गया आपका संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम। संसदीय व्यवस्था का क्या रखा गया, बेस रखा गया आपका 1853 के चार्टर एक्ट में। और संसद हमारी दो होती है, एक लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा। लेकिन उस टाइम जो संसद थी हमारी वो दो टाइप में थी। एक को तो कहा गया गवर्नर जनरल परिषद, और दूसरी को कहा गया विधान परिषद। विधान परिषद, इसी को क्या कहा गया, छोटी संसद। छोटी संसद। इसके लिए विधान परिषद के लिए जो सदस्यों की संख्या रखी गई वो रखी गई 12 सदस्यों की संख्या। तो जो बेस बना वो संसदीय व्यवस्था का जो बेस बना वो बना 1853 का चार्टर अधिनियम। और क्या काम किया गया, और काम किया गया इंडियन सिविल सर्विस ICS, इंडियन सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। खुली प्रतियोगिता का आयोजन। और ये किसकी सिफारिश पे हुआ, 1854 में आई थी मैकाले समिति। मैकाले समिति की सिफारिश पर खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इंडियन सिविल सर्विस आपका। इसके बाद एक पॉइंट आपको याद रखना है, 1922 तक 1921 तक आपका लंदन में होती थी ये परीक्षा, और 1922 से ये परीक्षा होने लगी इलाहाबाद। ये परीक्षा कहाँ पे होने लगी, इलाहाबाद। तो यही आपके 1773 से लेके 1853 के जो भी एक्ट थे उसमें, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1781 का बंदोबस्त एक्ट हो, 1784 का पेट्स इंडिया एक्ट हो, 1786 का अधिनियम हो, 1793 का अधिनियम हो, या 1813 का अधिनियम चार्टर एक्ट हो, 1833 का चार्टर एक्ट हो, या 1853 का चार्टर एक्ट हो, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वे मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और आप थ्योरी को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कैसे कब क्या हुआ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जब रूल किसके हाथों में चला गया था, क्राउन के हाथों में जा चुका था। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।